हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने बात की थी कि हम रियल एंड एपेरेंट डेप्थ जो होती है उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, तो उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और जो भी प्रीवियस लेक्चर हैं उन्हें आप ध्यान से अच्छी तरीके से समझते हुए और जो डीपीपी मैं दे रहा हूँ सैटरडे टू सैटरडे उसे आप सोल्व करने की कोशिश करें। अब की बार जो डीपीपी हमने दी है वो मेनली इस वाले वीडियो लेक्चर के ऊपर बेसिस है, तो ये वीडियो लेक्चर आप कंप्लीट करने के बाद में कैपेबल हो जाएंगे कि उस डीपीपी को आप प्योरली सॉल्व कर सकें। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे रियल एंड एपेरेंट डेप्थ के बारे में। रियल एंड एपेरेंट डेप्थ। अब रियल और एपेरेंट डेप्थ जो है वो होती क्या है, तो ये नॉर्मल लाइफ के अंदर का प्रोसेस है, हम सभी को पता है। जैसे कि कोई पानी की बाल्टी भरी हुई है, उसके अंदर कोई सिक्का गिर गया है, ठीक है, कोई कॉइन जो है वो गिर गया है। अब हम जब ऊपर से उस कॉइन को देखते हैं तो हमें लगता है कि वो कॉइन जो है वो पास में ही है, ठीक है। जब हम उसके अंदर हाथ डाल के उस कॉइन को निकालने की कोशिश करते हैं तब हमें एक्चुअल के अंदर पता लगता है कि ये जितनी हाइट पर हमें दिखाई दे रहा था उससे कहीं ज़्यादा हाइट पर ये कॉइन उपस्थित है। ऐसे ही स्विमिंग पूल के अंदर जाते हैं तो स्विमिंग पूल को जब बाहर से हम लोग देखते हैं उसके बॉटम की तरफ, तो हमें ऐसा लगता है कि उसकी हाइट जो है वो कम है, ठीक है, उसकी डेप्थ जो है वो कम है। लेकिन जब हम उसके अंदर उतर के देखते हैं तो हमें एक्चुअल के अंदर पता लगता है कि जितनी डेप्थ हमें दिखाई दे रही थी उसके कंपैरिजन में और ज़्यादा डेप्थ इस स्विमिंग पूल की है। तो नॉर्मल लाइफ के अंदर हम इस तरीके की चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। हमारा जो फिजिकल लाइफ के अंदर जो भी चीज़ें हो रही है वो हम लोग जैसे स्विमिंग पूल की बात कर लें या वाटर बकेट के अंदर कोई कॉइन रखा हुआ उसकी बात कर लें, तो वहाँ पर भी हम लोग रियल और एपेरेंट डेप्थ की बातें करते हैं। रियल का मीनिंग क्या हो गया? रियल का मीनिंग हो गया कि जो एक्चुअल के अंदर उस कॉइन की डेप्थ है, ठीक है। और एपेरेंट का मतलब कि वो हमें दिखाई कितनी हाइट पर देती है, वो हो गई उसकी एपेरेंट हाइट या एपेरेंट डेप्थ हो गई उसकी। तो अगर हम रियल एंड एपेरेंट डेप्थ किसकी वजह से होता है इसका मेन कोज देखना चाहें तो मेन कोज जो होता है इसका वो होता है रिफ्रैक्शन की वजह से। रिफ्रैक्शन की वजह से ही हमें वो जो कॉइन है वो कुछ हाइट अबोव दिखाई देता है, या स्विमिंग पूल का जो बॉटम वाला एरिया है वो हमें कुछ हाइट अबोव दिखाई देता है। तो रियल कोज जो है इसका वो रिफ्रैक्शन की वजह से है। अगर हम इसे लिखना चाहें तो मैं इसको क्या लिखूंगा, इफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर situated in different medium, then due to refraction object seems to be displaced from its original
डिस्टेंस या ओरिजिनल डिस्प्लेसमेंट, या मैं भी डिस्प्लेसमेंट की बजाय पोजीशन वर्ड इस्तेमाल कर लेता हूँ, ओरिजिनल पोजीशन। यानी जब ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर यानी हम उसको देख रहे हैं तो वो हो गया ऑब्जर्वर, और ऑब्जेक्ट यानी जो कॉइन है अपने पास वो हो गया ऑब्जेक्ट, या बॉटम एरिया जो होता है स्विमिंग पूल का वो क्या हो गया ऑब्जेक्ट। तो जब ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों अलग अलग मीडियम के अंदर हैं तो अलग अलग मीडियम की होने की वजह से रिफ्रैक्शन की वहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है, और रिफ्रैक्शन की वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से हमें कुछ डिस्प्लेस होता हुआ नजर आता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं रियल एंड एपरेंट डेप्थ। जो उस ऑब्जेक्ट की रियल हाइट है या रियल डेप्थ है, रियल हाइट या रियल डेप्थ, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल h से। और जो एपरेंट है यानी जो हमें नज़र आती है, जो एक्चुअल के अंदर होती नहीं केवल हमें नज़र आती है, जो एपरेंट डेप्थ है, इस एपरेंट डेप्थ को हम डिनोट करेंगे h डैश से। अब ये होता कैसे है, देखो कि इसके अंदर दो तरीके के केस होते हैं रियल और एपरेंट डेप्थ के अंदर, ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बेसिस पर। पहला ये हम लोग बोल सकते हैं जो एक केस होता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो तो डेंसर मीडियम में हो और ऑब्जर्वर जो है वो रेयरर मीडियम के अंदर हो, क्योंकि दो मीडियम की बात कर रहे हैं डिफरेंट मीडियम की, तो कंपेयर करेंगे तो एक रेयरर होगा दूसरा डेंसर होगी, तो कंपेयर करेंगे तो एक रेयरर होगा दूसरा डेंसर होगा। तो एक ऑब्जेक्ट जो है वो पहले अगर रेयरर डेंसर मीडियम में है, ऑब्जर्वर रेयरर मीडियम के अंदर है, फर्स्ट केस बन गया। सेकंड केस बन जाएगा कि ऑब्जर्वर जो है वो तो डेंसर मीडियम में है और ऑब्जेक्ट जो है वो रेयरर मीडियम के अंदर है। तो ये दो केस यहाँ पर बनते हैं और डायग्राम भी हम दोनों केसों के अंदर अलग अलग बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग केस ही लेके चल देते हैं कि केस फर्स्ट जो है अपने पास, केस फर्स्ट जो है वो क्या होता है, when object is in denser medium, object is in, या फिर मैं इसको प्रॉपरली मेन हेडिंग ही बना लेता हूँ, यहाँ तक आप लोगों को नोट करना है। तो ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट अगर अलग अलग मीडियम के अंदर हैं तो रिफ्रैक्शन की वजह से उसकी जो हाइट है या फिर उसकी जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की वो हमें कुछ डिस्प्लेस नज़र आती है और उसे ही हम लोग बोलते हैं एपरेंट हाइट। और जो रियल हाइट होती है उसे हम लोग बोलते हैं रियल हाइट और उसे h से डिनोट करते हैं। तो केस फर्स्ट की हम लोग बात कर रहे थे, व्हेन object is in denser medium and observer is in rarer medium, रेयरर मीडियम। यानी हमने जो अभी अभी एग्जाम्पल की बात की थी वही एग्जाम्पल है कि कॉइन जो है वो वाटर की बकेट के अंदर गिरा हुआ है और हम बाहर से देख रहे हैं। तो हम बाहर से देख रहे हैं यानी ऑब्जर्वर जो है वो तो एयर के अंदर है और ऑब्जेक्ट जो है वो वाटर के अंदर है। अगर इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे डायग्राम के अलोंग तो मैं कहूँगा ये जो है ये इंटरफेस है लिक्विड का, इसके अंदर जो है वो लिक्विड है। इंटरफेस यानी सरफेस जो है लिक्विड की वो यहाँ पर है, ठीक है। ये लिक्विड के अंदर का एरिया हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर मैं यही इंटरफेस ले लेता हूँ। अब देखो क्या होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है
कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अगर यहाँ पर रखा हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो इसके बॉटम पर रखा हुआ है, तो बॉटम पर जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है इस बॉटम पर, तो देखो क्या होगा कि अगर ये ऑब्जेक्ट हमें बाहर से, ये जो है एरिया ये बन गया एयर का, यानी कौन सा मीडियम हो गया, ये एयर जो है वो वाटर के कंपैरिजन में कौन सा मीडियम हो गया, रेयरर, और ये मीडियम जो है वो कौन सा हो गया, डेंसर मीडियम हो गया। तो देखो अब अगर हमें यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर अगर हम हैं और हम इस कॉइन को देख रहे हैं, तो इस कॉइन को, ये कॉइन जो है वो हमें कब दिखाई देगा, ये कॉइन हमें तब दिखाई देगा जब यहाँ से लाइट रे चलकर ऑब्जर्वर तक पहुँचेगी, यहाँ से लाइट रे चलकर ऑब्जर्वर तक पहुँचेगी। तो मैं यहाँ पर 2 लाइट रे ले लेता हूँ, 2 लाइट रे लूँगा तो मैं बोलूँगा फील्ड ऑफ व्यू मुझे मिल जाएगा कि इतने एरिया में अगर ऑब्जर्वर है तो उसे इमेज दिखाई देगी। तो पहली लाइन जो है वो मैं डायरेक्ट बिल्कुल सेंटर वाली लाइन ले लेता हूँ, ये वाले, ठीक है, ये वहाँ यहाँ पर। अब कोई लाइट रे जो है वो इस सेंटर लाइन के अलोंग जो है वो आ रही है, तो जब वो इस इंटरफेस पर आएगी तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। अब ये लाइट रे की डायरेक्शन जो है वो मैंने क्या ले ली, उल्टी, ये वाली डायरेक्शन, क्योंकि हम लोग क्या देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट ये है अपने पास और इसकी इमेज, इसको हम देखना चाह रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ से लाइट रे आएंगी ऊपर की ओर। तो देखो लाइट रे जो है वो यहाँ से आई ऑब्जेक्ट से आ गई यहाँ पर इंटरफेस पर। अब देखो क्या होगा, इंटरफेस पर अगर यहाँ पर आ गई तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन का लो जो है वो स्नेल्स लो, यानी नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगी, या फिर अगर हम बात करें साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू के इक्वल होता है, तो वो सारे लो यहाँ पर देखेंगे। तो देखो रिफ्रैक्शन होगा यहाँ पर। अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है कितना यहाँ पर, या एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों का कंपैरिजन करें, तो देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो कितना है यहाँ पर, मैं कहूँगा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो कितना बन जाएगा इस कंडीशन के अंदर, 0, क्योंकि अगर इस पॉइंट पर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँगा तो वो नॉर्मल भी इसी के अलोंग आ जाएगा, तो नॉर्मल अगर इसी के अलोंग आ जाएगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना, 0। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो गया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, तो हम लोग उसी की बात कर लेते हैं यहाँ पर, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू होता है म्यू 2 अपॉन में म्यू 1। म्यू 1 यानी जिस मीडियम से आ रही है, म्यू 2 यानी जिस मीडियम में वो जा रही है। तो आई की वैल्यू कितनी, आई की वैल्यू 0। यहाँ से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो मैं लिखूंगा साइन आर इंटू म्यू 2 इज इक्वल टू साइन आई इंटू में म्यू 1। आई की वैल्यू अपने पास कितनी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 0 होगा तो साइन 0 क्या बन गया, 0 बन गया। तो यहाँ से मैं लिखूंगा कि साइन आर इंटू म्यू 2 इज इक्वल टू भी कितना बन गया, 0। अब म्यू 2 तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता क्योंकि ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0 नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है अप्रोक्स 1 होता है, तो म्यू 2 जो है वो तो 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या 0 है, तो म्यू 2 जो है वो तो 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या 0 है, इसका मतलब है कि साइन आर की वैल्यू 0 है, और साइन आर 0 कब होता है, जब आर की वैल्यू कितनी हो, 0 हो। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कितना होगा, 0 होगा। यानी जब वो जाएगी तो जाने पर भी वो नॉर्मल से कितना एंगल बनाएगी, वो नॉर्मल से 0 एंगल बनाते हुए चली जाएगी, यानी बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी। नॉर्मल जो है वो इसी के अलोंग है अपने पास यहाँ पर। तो जब भी कोई लाइट रे एकदम परपेंडिकुलर किसी सरफेस के ऊपर आ रही है तो वो बिना रिफ्रैक्ट हुए चली जाती है। आपको ध्यान हो तो जब हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा था तो मैंने कहा था कि
ज़्यादातर जो लाइट रे हैं वो रिफ्रैक्ट होकर जाते हैं किसी ना किसी एंगल पर, लेकिन एक केस ऐसा होता है जिसके अंदर रिफ्रैक्शन नहीं होता, ठीक है, वो जैसे आती है वैसी की वैसी सीधी निकल जाती है। वो केस यही है कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो चलिए, इस कोइन से आने वाली एक लाइट रे जो है वो सीधी चली गई। अब दूसरी लाइट रे की अगर हम लोग बात करें तो दूसरी लाइट रे हम लोग कोई भी ले सकते हैं अपनी इच्छा से। हम यहाँ पर दूसरी लाइट रे जो है वो यहाँ पर ले लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये यहाँ पर इंसिडेंस हुई लाइट रे, यहाँ पर इंसिडेंस हुई, तो यहाँ पर मुझे देखना पड़ेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो मैं यहाँ पर एक नॉर्मल बना लेता हूँ। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, तो एग्जैक्ट पता नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम बेसिक लॉ लगाते हैं कि ये लाइट रे डेंसर टू रेयरर मीडियम में मूव कर रही है। तो जब भी कोई लाइट रे डेंसर टू रेयरर मीडियम में मूव करती है तो वो नॉर्मल की तरफ आती है या नॉर्मल से दूर की ओर, मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल होती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव करती है या अवे फ्रॉम नॉर्मल मूव करती है। तो डेंसर टू रेयरर मीडियम में जब कोई लाइट रे आती है तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी नॉर्मल से वो दूर की तरफ जाती है। तो ये लाइट रे यहाँ से रिफ्रैक्ट होने के बाद में नॉर्मल से और अधिक दूरी से होकर चली जाएगी इस तरीके से। अब देखो, ये वाला जो एरिया है आपके पास, ये एरिया है फील्ड ऑफ व्यू का, यानी फील्ड ऑफ व्यू हमने पहले डिस्कस किया था। क्या होता है फील्ड ऑफ व्यू? ऐसा एरिया जिसके अंदर ऑब्जर्वर है तो उसे ये ऑब्जेक्ट दिखाई दे जाएगा। यानी ऑब्जेक्ट जो है अपने पास, वो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर है तो इसको ये ऑब्जर्वर यहाँ पर है तो इसको ये ऑब्जेक्ट जो है वो दिखाई दे जाएगा। अब देखो डिफरेंस कहाँ पर आता है कि ये जो ऑब्जर्वर है इसको ये लाइट रे दिखाई दे रही है और इन दोनों की एरिया, इन दोनों के बीच का जो एरिया है उसके अंदर ऑब्जर्वर है। तो इस ऑब्जर्वर को ये लाइट रे जो है वो ये वाली दिखाई दे रही है, ठीक है। तो उसे क्या लगेगा? उसे ये लगेगा कि ये लाइट रे जो है वो यहाँ से नहीं आ रही है। ये लाइट रे कहाँ से आ रही है? वो इसके अकॉर्डिंग सोचेगा कि ये लाइट रे वहाँ से ना आकर बिल्कुल सीधी आ रही है, कहाँ से? यहाँ से। और यहाँ से आ रही है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है, वो ऑब्जेक्ट जो है वो एक्चुअल के अंदर यहाँ पर है। वो कॉइन जो है वो एक्चुअल के अंदर है, यहाँ पर है, उसे ये नजर आएगा। क्यों? क्योंकि उसकी आंखों तक, उस ऑब्जर्वर तक तो यही लाइट रे पहुंच रही है। तो वो ये ध्यान नहीं देता कि ये रिफ्रैक्शन के बाद में यहाँ पर बेंड हुई है लाइट रे। वो तो यही देखता है कि ये लाइट रे मेरे पास सीधी आ रही है, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है या जो कॉइन है वो यहाँ पर है। तो जो रियल हाइट है इस ऑब्जेक्ट की, इस कॉइन की, उसे अगर मैं स्मॉल h से डिनोट कर लूँ, हमने पहले भी बात की थी कि रियल हाइट जो है इसे हम किसे, रियल डेप्थ या रियल हाइट जो है उसे हम किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल h से। और जो ये एपेरेंट है, अब इस ऑब्जर्वर को कहाँ पर नजर आएगा? ये कॉइन यहाँ पर नजर आएगा। तो ये वाली जो हाइट है इसे हम बोलते हैं एपेरेंट डेप्थ। तो ये जो है आपके पास h, ये तो है रियल डेप्थ या रियल हाइट, रियल डेप्थ या रियल हाइट। और ये जो h डेस अपने पास है इसको बोला जाता है एपेरेंट डेप्थ, जो अपने को नजर आती है। और यही वजह है जिससे हमें ये कॉइन जो है वो कुछ हाइट अबव नजर आता है। इसको एच डेस को बोल दिया। अगर मैं डेंसर मीडियम जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एज्यूम कर लूँ, म्यू हमने यहाँ पर लिख दिया, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो गया या कॉइन यहाँ पर हो गया, ये इसकी इमेज बन गई जो हाँ ऑब्जर्वर को दिखाई दे रही है। कितनी हाइट अबव दिखाई दे रही है, ये वाला जो पार्ट है इसको बोला जाता है शिफ्ट, इसको बोला जाता है
शिफ्ट की कितनी हाइट अबोव वो दिखाई दे रहा है। तो अगर हमें शिफ्ट की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी तो हम बोल देंगे कि h माइनस एच डैश कर दो, वो क्या हो जाएगी, शिफ्ट की वैल्यू हो जाएगी। अब ऐसा ही कंडीशन हम लोग वाटर के अंदर कोई भी रखा हुआ हो, कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो, या फिर जैसे हम लोग बात कर लें स्विमिंग पूल के बॉटम की, तो स्विमिंग पूल का बॉटम जो है वो यहाँ पर होता है। तो ये बॉटम जो है जब हम ऊपर से देखते हैं, कोई ऑब्जर्वर इसे ऊपर से देखता है तो इसी तरीके से लाइट रिफ्रैक्ट होकर उस तक पहुंचती है, तो उसे वो बॉटम जो है वो कुछ हाइट अबोव नजर आता है, और कुछ हाइट अबोव नजर आता है, लेकिन जब वो उसके अंदर उतरता है तो उसे पता चलता है कि जो उसे लग रही थी हाइट या डेप्थ वो नहीं है, एक्चुअल की डेप्थ उससे ग्रेटर, या डेप्थ वो नहीं है, एक्चुअल की डेप्थ उससे ग्रेटर है। तो देखिए अब अगर यहाँ पर हमें पता लगाना हो एपरेंट डेप्थ का, तो आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है, क्या कि जो आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उस मीडियम का, डेंसर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कितना हो जाएगा, वो किसके रिलेशन में ध्यान रखोगे आप लोग, h और h डैश के रिलेशन में ध्यान में रखना है। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है रियल डेप्थ, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ, ये अपने को हमेशा ध्यान में रखना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का कितना लिया हमने, म्यू, रियल डेप्थ कितनी, तो रियल डेप्थ देखो कितनी है h, अपॉन में एपरेंट डेप्थ कितनी, कितनी नजर आ रही है उसे, h डैश, तो म्यू इज इक्वल टू होता है h अपॉन h डैश। अब यहाँ से अगर अपने को h डैश की वैल्यू यानी एपरेंट डेप्थ की वैल्यू देखनी है तो एपरेंट डेप्थ हो जाएगी h अपॉन म्यू, यानी किसी मीडियम के लिए एपरेंट डेप्थ कितनी होगी वो उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है। अब अगर हम यहाँ से ये और देखें कि कौन सी डेप्थ जो है वो ज़्यादा होगी, रियल डेप्थ ज़्यादा होगी या एपरेंट डेप्थ ज़्यादा होगी, तो रियल डेप्थ जो है वो एपरेंट से क्या होगी, ग्रेटर होगी। तो हम एक बात हमें ये भी ध्यान में रखनी है कि रियल डेप्थ इस कंडीशन के अंदर ग्रेटर होगी किससे, एपरेंट डेप्थ से, एपरेंट डेप्थ से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। अब देखिए यहाँ से अपने को एक चीज़ और जो ध्यान में रखनी है वो क्या है कि शिफ्ट की वैल्यू मैं कैलकुलेट करना चाहूँ यहाँ पर, तो शिफ्ट की वैल्यू हमने क्या बात की, h माइनस एच डैश। तो शिफ्ट जो है अपने पास कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो कॉइन जो है वो कितनी हाइट अबोव नज़र आ रहा है, कितनी हाइट अबोव नज़र आ रहा है, यानी ये वाली डिस्टेंस अगर अपने को देखनी है तो ये शिफ्ट जो है वो क्या होती है, h माइनस एच डैश। अब हम ये लेके चलते हैं कि h जो रियल हाइट है वो अपने को पता है, तो हम शिफ्ट की वैल्यू h के फॉर्मूले में, h की फॉर्म में निकालते हैं। तो देखिए h के फॉर्मूले में निकालें तो h डैश की वैल्यू मुझे यहाँ पर रखनी होगी, तो h डैश की वैल्यू कितनी है, h अपॉन व्यू। तो शिफ्ट को अगर मैं स्मॉल d से रिप्रेजेंट करूँ, शिफ्ट जो है इसे मैं अगर स्मॉल d से रिप्रेजेंट करूँ तो d इज इक्वल टू h माइनस एच डैश की वैल्यू है h अपॉन म्यू, दोनों में से h कॉमन आ जाएगा तो शिफ्ट की वैल्यू जो है वो कितनी बन जाएगी, 1 माइनस 1 अपॉन म्यू इंटू में रियल हाइट। तो ये बन जाएगी आपके पास शिफ्ट की वैल्यू कि कितनी हाइट अबोव वो कॉइन या वो बॉटम जो है वो अपने को दिखाई देगा, वो कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 1 अपॉन म्यू इंटू में h। ध्यान में क्या रखने वाली बात है, ध्यान में रखने वाली बात है कि कोई जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम के अंदर हो और ऑब्जर्वर रेयर मीडियम के अंदर हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है डेंसर मीडियम का वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है h अपॉन एच डैश। एच डैश इज इक्वल टू क्या होता है, h अपॉन म्यू। तो रियल डेप्थ जो है इस कंडीशन में वो एपरेंट से ग्रेटर होगी, शिफ्ट जो है यानी कितनी हाइट अबोव दिखाई देगा वो होगी h माइनस एच डैश, और वैल्यू कितनी है, d इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू इंटू में h। नोट डाउन कीजिए इसे।
चलिए, इसी केस फर्स्ट के अंदर अगर हम इसकी बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की या रियल और एपरेंट डेप्थ की, तो ये इसका छोटा सा एक पार्ट है। अगर हम इसी केस के अंदर और क्वेश्चनों की टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट तो ये हो गया रियल और एपरेंट डेप्थ का, ठीक है। और सेकंड टाइप क्वेश्चन बोलता है कि जैसे हम लोग इसके अंदर लेके चलते हैं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, यानी कॉइन जो है उसे भी हम लोग एक पॉइंट ऑब्जेक्ट एज्यूम करके चलते हैं, और कोई बड़ी क्वांटिटी है उसे भी हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट लेके चलते हैं। लेकिन अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है तो कोई बड़ा ऑब्जेक्ट का मीनिंग पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उसके लिए उसकी जो इमेज हमें दिखाई देती है या ऑब्जर्वर को बाहर से दिखाई देती है, उस इमेज में कितना चेंज होता है, यानी मैग्निफिकेशन कितना होता है, वो हमें पूछ लेता है। तो इसी केस के अंदर हम लोग बात करते हैं लेटरल मैग्निफिकेशन की। लेटरल मैग्निफिकेशन की क्या होता है? लेटरल मैग्निफिकेशन देखते हैं हम लोग कि अपने पास वैसे ही ये इंटरफेस रहा, वाटर है या कोई और लिक्विड है। अगर वाटर होगा तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काम में आ जाएगा, और अगर कोई और लिक्विड है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काम में आ जाएगा। ये अपने पास इंटरफेस हो गया वाटर का। अब कोई ऑब्जेक्ट जो है अपने पास, उस ऑब्जेक्ट को हम लोग वर्टिकली रख रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट को हम लोग वर्टिकली रख रहे हैं, और उस ऑब्जेक्ट की जो हाइट है अपने पास वो है x, ठीक है। एज्यूम करके चलते हैं, जैसे मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को रख देता हूँ, ये ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर रख दिया है, ये ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर रख दिया है। इस ऑब्जेक्ट का नाम मैं बोल देता हूँ ए बी, और इसकी जो हाइट है वो है x, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट को रखा कैसे गया है? इस ऑब्जेक्ट को रखा गया है वर्टिकल, इस ऑब्जेक्ट को वर्टिकल रखा गया है, बिल्कुल वर्टिकल। अब ये ऑब्जेक्ट जो है वो कैसे दिखाई देगा? तो हम कहेंगे वही चीज़, यहाँ पर बी पॉइंट की बात करेंगे ए पॉइंट, तो हम कहेंगे वही चीज़, यहाँ पर बी पॉइंट की बात करेंगे, ए पॉइंट की बात करेंगे। एक लाइट रे जो है वो तो डायरेक्ट सीधी चली जाएगी ऊपर की ओर, तो एक लाइट रे जो है वो तो बिना डेविएशन के बिल्कुल सीधा, बिना रिफ्रैक्शन के बिल्कुल सीधी चली जाएगी, ठीक है। दूसरी लाइट रे की अगर हम बात करेंगे तो दूसरी लाइट रे यहाँ से रिफ्रैक्ट होगी, ठीक है। किस तरीके से जाएगी वो? देखिए यहाँ से रिफ्रैक्ट होगी इस तरीके से, फिर मैं मिटा दूंगा इसको, ध्यान में रखना, एक बार समझ लीजिए। यहाँ पर इसको हमने इस तरीके से, यहाँ से कोई लाइट रे आ रही है तो वो जब रेयर डेंसर टू रेयर मीडियम में जाएगी तो थोड़ा सा क्या हो जाएगी, यहाँ से नॉर्मल से दूर चली जाएगी। नॉर्मल से दूर चली जाएगी तो हमें ऐसा लगेगा कि ये लाइट रे यहाँ से आ रही है, यानी ए पॉइंट जो है वो ए पॉइंट हमें यहाँ पर नजर आएगा। तो ए पॉइंट मैं एक बार डिनोट कर लेता हूँ कि ये जो पॉइंट है वो है ए, ठीक है। अब बात करते हैं बी की, तो एक लाइट रे तो चलेगी इस तरीके से। दूसरी लाइट रे की अगर हम बात करें तो दूसरी लाइट रे जो है वो हम यहाँ से ले लेते हैं, बिल्कुल यहीं पर, ठीक है। यहाँ से मैं बोलूँगा इसका भी डेविएशन होगा। अब देखो इसका जो एंगल है ए वाले का, वो एंगल क्या होगा? वो एंगल नॉर्मल के साथ बनाया हुआ मानो तो नॉर्मल से बना हुआ एंगल जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो ये वाली जो लाइट रे है वो ज़्यादा डेविएट होगी या ज़्यादा ये घूमेगी इधर, लेकिन इस वाली बी से जो लाइट रे आ रही है वो नॉर्मल के साथ इस वाले के कंपेरिजन में कम एंगल बना रही है। तो कम एंगल बना रही है तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो भी इसके लिए क्या होगा? कम होगा। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम होगा तो ये लाइट रे इतना ज़्यादा तो नहीं घूमेगी, लेकिन इससे थोड़ा सा कम घूमेगी इधर रिफ्रैक्शन के बाद में। अब मुझे लगेगा कि ये लाइट रे जो है वो यहाँ से ना आती हुई किसी पॉइंट और से आ रही है, यहाँ पर, यहाँ से ये आ रही है, यानी बी पॉइंट की जो इमेज हमें दिखाई देगी, बी पॉइंट जो दिखाई देगा वो यहाँ पर कहीं पर दिखाई देगा। अब ये जो ए बी हमें यहाँ पर ए और बी दिखाई दे रहे हैं, ये कितने बड़े दिखाई देते हैं, या फिर इनकी हाइट जो है क्या वो इक्वली है क्या?
या इनकी हाइट के बीच में कोई सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉल है, ये सारी चीज़ें जो है वो किसके अंदर आएगी, लेटरल मैग्नीफिकेशन के अंदर आएगी। तो अब यहाँ से जो अपने पास डायग्राम बन रहा है, इस डायग्राम को अगर मैं थोड़ा अच्छा बना लूँ, ये डायग्राम आप लोगों को समझाने के लिए था कि किस तरीके से यहाँ पर जो अपने पास ये ऑब्जेक्ट था ये दिखाई देगा, और क्या ये सीधा ही दिखाई देगा, क्या इन्वर्टेड तो नहीं होगा ना। तो हमें पता चल गया कि भाई सीधा ही ये दिखाई देगा। तो यहाँ पर ए बी जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो अपने पास इमेज दिखाई देगी या जो ऑब्जर्वर जो अपने को दिखाई देगा वो इस तरीके से यहाँ पर दिखाई देगा। बी यहाँ पर होगा और ए यहाँ पर होगा। तो अब हमें ये देखना है कि ये जो ए बी, इसकी मैं इमेज को ए डैश बी डैश जो दिखाई दे रही है उसे ए डैश बी डैश बोल देता हूँ। तो ये जो ए डैश बी डैश अपने को दिखाई दे रही है, इसके अंदर कितना मैग्नीफिकेशन हुआ या फिर ये सेम ही हाइट की बन रही है, ये हमें यहाँ पर पता करना है। तो देखिए दोनों से मैं नॉर्मल एक एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे यहाँ से जो लाइट रे गई वो रिफ्रैक्ट होकर इधर चली गई, और यहाँ से जो लाइट रे गई वो रिफ्रैक्ट होकर इधर चली गई। ठीक है, ये मैंने एक सिंपल सा यहाँ पर बना लिया है। इनकी हाइट अगर देखें तो ए बी जो है अपने पास, इस ए बी की जो हाइट है बी पॉइंट की वो अपने पास है स्मॉल h। ठीक है, तो ए पॉइंट की जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी, तो ए पॉइंट की जो हाइट है वो हो जाएगी h माइनस x, क्योंकि x हाइट हमने इसकी ली थी। अब ए डैश और बी डैश के बीच में जो है वो अपने को पता लगाना है। अगर हम ए डैश बी डैश की बात करें, जैसे ए का तो अपने को पता है, ए डैश बी डैश की बात करें तो डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ बी, डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ बी, बी की बात करेंगे तो कितनी है, इमेज की बात करेंगे तो इमेज क्या बन रही है, बी डैश। अब अगर बी डैश की इमेज हमें पता करनी है एच हाइट के रेस्पेक्ट में, तो वही म्यू के साथ वो रिलेटेड रहते हैं। अब कैसे पता कर सकते हैं हम लोग लेटरल मैग्नीफिकेशन से पता कर सकते हैं कि लेटरल मैग्नीफिकेशन जो अपने को ध्यान में रखना है यहाँ पर, लेटरल मैग्नीफिकेशन जो होता है, जो आप लोगों को ध्यान में रखना है, इसे हम डिनोट करेंगे स्मॉल m से, और ये हो जाएगा आपके पास μ2 अपॉन में μ1। यानी μ1 यानी फर्स्ट मीडियम जिससे लाइट रे जा रही है, यानी यह इसका, और μ2 यानी जिस मीडियम में लाइट रे जा रही है। ठीक है, जिस मीडियम से लाइट रे आ रही है वो तो μ1, जिस मीडियम में लाइट रे जा रही है वो हो जाएगा आपके पास है μ2। तो जो लेटरल मैग्नीफिकेशन है वो कितना हो जाएगा, μ2 अपॉन में μ1 हो जाएगा। अब इसके बेसिस पर हम हाइट के अंदर भी रिलेशन पता कर सकते हैं कि हाइट के अंदर रिलेशन क्या होगा। जैसे अगर हम इस इमेज की बात करें तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ट्राई करो आप देखे पता कर सकते हो क्या। मैं लिखूंगा डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, यानी जो ऊपर से ऑब्जर्वर को दिखाई दे रही है उसके रेस्पेक्ट में अगर हम डिस्टेंस की बात करें बी डैश की, तो बी डैश जो है वो कितना हो जाएगा, बी की डिस्टेंस हमें पता है h, तो बी डैश की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी। तो बी डैश की जो डिस्टेंस है हम लोग ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में या इस इंटरफेस जो है इस इंटरफेस के रेस्पेक्ट में भी बता सकते हैं, क्योंकि इंटरफेस के बाद में तो किसी भी तरीके का रिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो इंटरफेस के पहले इंटरफेस से हम लोग डिस्टेंस की बात करें तो वो डिस्टेंस जो है वो कितनी हो जाएगी, देखो जाके मैग्नीफिकेशन अपने पास है m इज इक्वल जाएगी, देखो जाके मैग्नीफिकेशन अपने पास है m इज इक्वल टू μ2 अपॉन में μ1,
तो जो एच डेस की वैल्यू है यहाँ पर, एच डेस मैं किसको डिनोट कर लूँ, बी डेस वाली को, फिर तो ए डेस तो अपने को मिल ही जाएगी। तो बी डेस वाली डिस्टेंस अगर अपने को पता करनी है, ये वाली डिस्टेंस जो है वो अपने को पता करनी है, तो मैग्निफिकेशन से ये वाली डिस्टेंस जो है वो कितनी आ जाएगी, ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी आपके पास μ2 अपॉन μ1 इंटू में h, μ2 अपॉन μ1 इंटू में h। अब ये कैसे आई, तो ये मैग्निफिकेशन से आई। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट, इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट। तो यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ इमेज की हाइट को हम लोग बोल देते हैं इंटरफेस से बी डेस, तो मैं एक बार बी डेस से ही डिनोट कर लेता हूँ, अपॉन में ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी h, तो मुझे तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो बी डेस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा h इंटू में m की वैल्यू कितनी μ2 अपॉन μ1। तो बी डेस यानी जो डिस्टेंस है अपने पास, डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू इंटरफेस, वो कितनी आ गई μ2 अपॉन μ1 इंटू में h। अब अगर हम बात करें डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू इंटरफेस, अगर हम A की बात करेंगे तो A के अंदर सीधा सा है, क्या हो जाएगा देखो, अब A की पहले वाली हाइट जो है वो कितनी है h माइनस एक्स है, तो A डेस की हाइट कितनी हो जाएगी, मैग्निफिकेशन अपने पास है μ2 अपॉन में μ1, तो कितनी बन जाएगी, देखो मैं लिखूंगा यहाँ पर वापिस से मैग्निफिकेशन, मैं लिखूंगा A डेस, इमेज की हाइट A की बात कर रहे हैं, A की इमेज क्या है A डेस, अपॉन में क्या लिखूंगा A जो है इसकी रियल हाइट कितनी h माइनस एक्स, तो A डेस कितना आ जाएगा, A डेस आ जाएगा h माइनस एक्स इंटू में m। तो देखिए क्या बन जाएगी डिस्टेंस, m की वैल्यू μ2 अपॉन में μ1 और h की जगह क्या आ जाएगा h माइनस एक्स। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू इंटरफेस कितना आ गया, μ2 अपॉन μ1 इंटू में h माइनस एक्स। ये अपने पास डिस्टेंस की वैल्यू आ गई। और जो लेंथ है इस इमेज की, अगर उसका हमें पता करना हो, तो जो इमेज की लेंथ है उसे अगर हम x डेस एज्यूम करें, इफ लेंथ ऑफ इमेज इज x डैश, देन अगर x डेस हो इमेज की लेंथ, तो अगर मुझे x डेस की वैल्यू निकालनी है तो इमेज की लेंथ और इसकी लेंथ दोनों का कंपैरिजन कर लो, किसके रेस्पेक्ट में, m के रेस्पेक्ट में, कि जो मैग्निफिकेशन होता है वो मैग्निफिकेशन कितना होता है μ2 अपॉन में μ1। तो जो लेंथ है इमेज की वो क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू μ2 अपॉन में μ1 है, और अपने अकॉर्डिंग क्या होता है, अपने अकॉर्डिंग होता है हाइट या लेंथ ऑफ इमेज यानी x डैश अपॉन में लेंथ या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी x। तो अगर मुझे x डैश की वैल्यू निकालनी है तो x डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x डैश इज इक्वल टू आ जाएगा μ2 अपॉन में μ1 इंटू में x। तो ये अपने पास आ गई जो इमेज है उसकी हाइट की वैल्यू। तो ये चीज़ें जो हैं वो अपने पास इम्पोर्टेंट है, जिन्हें आपको डायरेक्ट रट के रखना है, ध्यान में रखना है कि इतना हो जाएगा, क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन आएगा इसके बेसिस पर, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा छोटा क्वेश्चन आएंगे कि लेटरल मैग्निफिकेशन कितना, या उसे जो इमेज बनेगी इसके निचले पार्ट की वो इमेज कितनी डिस्टेंस पर बनेगी इंटरफेस से। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, नोट कीजिए इसे। चलिए, इसके अंदर ही एक और पार्ट होता है, फर्स्ट के अंदर ही
जैसे अपने पास कोई बीकर है, अब अभी तक जो हमने देख रहे थे अपने पास एक लिक्विड था और एक रेयर मीडियम था, लेकिन अगर हम बात करें कि कोई अपने पास बीकर है और इस बीकर के अंदर कई सारे नॉन सोल्यूबल लिक्विड भरे हुए हैं, कई सारे नॉन सोल्यूबल लिक्विड भरे हुए हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें, ये फर्स्ट इंटरफेस है, यहाँ पर सेकेंड इंटरफेस बना दिया, फिर थर्ड इंटरफेस बना दिया, ये हो गया फोर्थ इंटरफेस। तो यहाँ पर चार अपने पास अलग अलग तरीके के लिक्विड जो हैं वो भरे हुए हैं, या हम लोग बात कर लें तीन ही लिक्विड यहाँ पर ले लेते हैं, तीन लिक्विड जो हैं वो यहाँ पर अपने पास भरे हुए हैं। इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो इसे मैं μ1 बोल देता हूँ, μ2 बोल देता हूँ, और ये वाला जो यहाँ पर लिक्विड है इसे हम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3 है। ठीक है, ये वाली जो डिस्टेंस है अपने पास, ये वाली डिस्टेंस अपने को अगर गिवन हो, ये वाली जो डिस्टेंस है अपने पास वो गिवन हो, कोई भी हम लोग दे सकते हैं, जैसे d1, d2, d3, ये डेप्थ है, ये d3 डेप्थ है, ये जो सेकंड वाला इसकी d2 डेप्थ है, और ये जो फर्स्ट वाला है इसकी d1 है डेप्थ है अपने पास। तो अगर अपने को कॉमन पूरे इस सिस्टम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो तो हम किस तरीके से वहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और जो एपरेंट डेप्थ होती है, एपरेंट डेप्थ जो होगी इसकी वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट अगर हम लोग बात करें एपरेंट डेप्थ की, तो एपरेंट डेप्थ की, तो एपरेंट डेप्थ जो होगी इसकी वो कितनी हो जाएगी, अगर एक की वैल्यू मुझे निकालनी हो, ठीक है, एक एपरेंट डेप्थ की केवल ये वाला ऊपर वाला लिक्विड हो, तो मैं क्या लिखूंगा, रियल डेप्थ अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी d1 अपॉन में μ1। अब कई सारे अपने पास हैं, तो कई सारे अपने पास हैं, तो जो एपरेंट डेप्थ है वो क्या हो जाएगी, d1 अपॉन μ1 प्लस में d2 अपॉन में μ2 प्लस में d3 अपॉन में μ3। ऐसे ही कई सारे अगर अलग अलग हैं तो उन सब का समय हो जाएगा, ये हो जाएगी अपने पास एपरेंट डेप्थ। अब अगर हमें एपरेंट डेप्थ के अलावा इस पूरे सिस्टम का म्यू निकालना हो, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी हो, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो मैं लिखूंगा म्यू कॉम्बिनेशन जो होगा, म्यू का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। म्यू फॉर्मूला जो है वो क्या होता है आपके पास, म्यू का फॉर्मूला होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला है वो होता है रियल हाइट या रियल डेप्थ अपॉन में एपरेंट डेप्थ, यही फॉर्मूला होता है। सबसे पहले यही पढ़ा था हमने। अब रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ की अगर हम बात करें तो देखो म्यू इज इक्वल टू, अब ये जो म्यू है वो किसका है, ये म्यू हम लोग देख रहे हैं कॉम्बिनेशन का, यानी जो अपने पास ये सारे के सारे लिक्विड हैं इन सब के कॉम्बिनेशन का म्यू कितना होगा। तो देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, रियल डेप्थ क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की रियल डेप्थ कितनी, d1 d2 d3 तीनों का सम कर दूं, यानी d1 प्लस d2 प्लस में d3 अपॉन में क्या लगाऊं, ऐसे ही अगर और सभी सारे लिक्विड हो तो सबका सम कर सकते हैं, अपॉन में एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ कितनी, ये रही अपने पास d1 अपॉन में μ1 प्लस में d2 अपॉन में μ2 प्लस में d3 अपॉन में μ3। ऐसे ही अगर और भी हैं तो उन सब का सम हो जाएगा। तो अगर हमें कॉम्बिनेशन का म्यू निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो वो हो जाएगा d1 प्लस d2 प्लस d3 अपॉन d1 अपॉन μ1 प्लस d2 अपॉन μ2 प्लस d3 अपॉन μ3। और ये सारे जो लिक्विड हैं वो नॉन सोल्यूबल होने चाहिए, नॉन सोल्यूबल, मिक्सचर बोल तो रहा हूँ लेकिन वास्तव के अंदर, रियलिटी के अंदर ये मिक्सचर नहीं है, मिक्सचर ऑफ नॉन सोल्यूबल लिक्विड, नॉन सोल्यूबल लिक्विड, ये फर्स्ट लिक्विड, ये सेकेंड, ये थर्ड। अब अगर दो ही लिक्विड हो
तो मेनली जो है एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है कि दो लिक्विड का मिक्सचर है, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 μ2 और दोनों की जो डेप्थ है वो है d1 d2, तो म्यू कॉम्बिनेशन कितना होगा, यानी अपने पास केवल दो ही लिक्विड हों, तो दो ही लिक्विड हैं तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन का कितना हो जाएगा म्यू। अगर इफ टू लिक्विड ऑफ डिफरेंट refractive index are mixed with same depth, यानी दोनों को सेम डेप्थ तक अगर मिक्स कर दिया तो क्या होगा, तो मैं कहूँगा दोनों लिक्विड उसके जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं वो अलग अलग हैं, यानी μ1 μ2 एज्यूम कर लेंगे, लेकिन सेम डेप्थ का मतलब d1 और d2 क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो म्यू कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, म्यू कॉम्बिनेशन जो है वो हो जाएगा अपने पास d1 प्लस d2, तो इसको हम d एज्यूम कर लेते हैं, तो d प्लस में d अपॉन में μ1 प्लस में d अपॉन में μ2। देखो ऊपर क्या बना, ऊपर बन गया 2d अपॉन में, यहाँ से d कॉमन आ जाएगा, क्या बना 1 अपॉन में μ1 प्लस 1 अपॉन में μ2, d से d कैंसिल आउट हो गया, 1 अपॉन μ1 प्लस 1 अपॉन μ2, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, μ1 μ2 वो चला जाएगा ऊपर, तो क्या बन जाएगा 2μ1 μ2 अपॉन में μ1 प्लस μ2, यानी कोई भी दो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिक्विड हैं, दोनों को मिक्स कर दिया, वो भी सेम डेप्थ से, तो जो म्यू की वैल्यू है कॉम्बिनेशन की, वो म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2μ1 μ2 अपॉन μ1 प्लस μ2। तो ये अपने पास फर्स्ट केस था कि जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में हो और ऑब्जर्वर रेयर मीडियम के अंदर हो, तो उसके अंदर जितने टाइप्स के क्वेश्चन बन रहे थे वो सब हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम इसके सेकंड केस की बातें करेंगे। थैंक यू।